हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डीओ के जो पेपर्स हैं उसका चैप्टर 2 के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो यहाँ हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन को देखते हुए हमको बताना है इनमें से कौन सा सही है। और इसके अंदर हमको क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ के नाम दिए हुए हैं पीछे की तरफ, जैसे कि यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात की हुई है। तो 11th क्लास में अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में अगर ये पढ़ा हो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो स्पेसिफिक को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसी को सॉलिड, लिक्विड या गैस की क्वांटिटी पर डिपेंड करती हो। ठीक है, मतलब हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो उन तीनों में से कुछ भी हो, उनकी अगर क्वांटिटी यानी मात्रा पर डिपेंडेंसी आ रही है तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और नहीं आ रही है तो वो स्पेसिफिक या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं तो एक्सटेंसिव का मतलब होता है विस्तीर्ण गुणधर्म या विस्तीर्ण प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म ही होता है लगभग। और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मतलब होता है गहन गुण, गुण है ना। तो यहाँ गहन गुण और यहाँ पे विस्तीर्ण गुण, तो ये अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दो चीज़ दी हुई हैं, एक दिया है ई सेल और डेल्टा आर जी। तो एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में है डेल्टा डेल्टा सॉरी ई सेल एंड डेल्टा जी ऑफ द सेल बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे जो गिब्स की एनर्जी है और ई सेल है वो दोनों की दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो इस ऑप्शन में हमको फिर देखना पड़ेगा कि गिब्स एनर्जी मात्रा पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है, और ई सेल करती है कि नहीं करती है। तो जैसे इंटरनल एनर्जी जो होती है किसी भी चीज़ की वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और डेल्टा जी का मतलब ही क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी किसी सब्सटेंस की है उसके अंदर से कितनी एनर्जी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे गिब्स एनर्जी है उसका डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो उसका मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें से कितनी एनर्जी को यूज़ कर पाया, वही गिब्स एनर्जी है। गिब्स की फ्री एनर्जी वही होता है। तो इसका मतलब ये जो डेल्टा जी है वो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन जो ई सेल है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं आने वाला है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में अगर हम देखें तो ई सेल एंड डेल्टा जी ऑफ द सेल बोथ आर स्पेसिफिक, दोनों भी नहीं है, क्योंकि डेल्टा जी जो है वो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो चुकी है। ठीक है, सी है ई सेल इज़ एन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वाइल जी ऑफ द सेल इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ, तो ये ऑप्शन हमारा दिख रहा है कि सी के अंदर क्या है, इस स्पेसिफाई किया हुआ है। सॉरी, सी के अंदर ये रहा, ई सेल इज़ एन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो ई सेल क्या है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि मात्रा से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस है उसकी कितनी मात्रा है उससे इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन डेल्टा जी है उस पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये इंटेंसिव यानी कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी में एक बार देख लेते हैं, ई सेल इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वाइल डेल्टा जी ऑफ द सेल इज स्पेसिफिक। तो ये तो गलत हो गया, तो हमारा जो सी है वो इसका आंसर रहेगा। तो आपको एक बार एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर थोड़ा सा और बता दूं मैं, जैसे आप डेंसिटी देखते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो अगर मुझसे पूछा गया कि जो डेंसिटी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या फिर इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम हिंदी में बोलते हैं विस्तीर्ण गुण। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं तो विस्तीर्ण गुण, और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है गहन गुण। ठीक है, तब मुझे पूछा है, मान लो कि जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो इन दोनों में से कौन सा गुण है। तो अगर ये मास और वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी, मॉलिक्यूल की मात्रा कितनी है उस पर। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज हो सकती है, मास जो है उस पर डिपेंड कर रही है। तो डेंसिटी जो है मात्रा पे डिपेंड कर रही है, अगर हम गए तो मात्रा पे। ठीक है, तो क्वांटिटी की बात आ गई, इसका मतलब डेंसिटी भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से जो हमारी गिब्स एनर्जी है वो भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ई सेल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो हमारा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट एन इनर्ट इलेक्ट्रोड सेल। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड सेल के लिए इनमें से कौन सा गलत है, ऐसा बताना है। नॉट करेक्ट मतलब गलत। इनर्ट इलेक्ट्रोड को हम लोग जो है बोलते हैं हिंदी में निष्क्रिय विद्युत ध्रुव। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन, मतलब ये सेल जो रिएक्शन हो रही है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो सही बात है, नहीं पार्टिसिपेट करेगा। इट प्रोवाइड सर्विस एदर फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाँ ये सही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो करवाता है लेकिन दोनों साथ में नहीं करवाएगा, मतलब कि रेडोक्स रिएक्शन नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही आने वाला है कि इट प्रोवाइड सर्विस एदर फॉर ऑक्सीडेशन और फॉर रिडक्शन, मतलब रिडक्शन
अकेला रिडक्शन हो रहा होगा या तो अकेला ऑक्सीजन हो रहा होगा, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है इट प्रोवाइड सर्विस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ये भी जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है वो कंडक्शन करवाता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन डी क्या है हमारा, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ रेडॉक्स तो नहीं होगी, लेकिन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इंडिपेंडेंटली अलग अलग हो सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो हमारा है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए सही नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यूजिंग द डाटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है, तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा है कि जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो माइनस में वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है, माइनस में बढ़ती जाएगी, और जितना ज़्यादा माइनस में वैल्यू होगी, मतलब बड़ी वैल्यू होगी माइनस में, उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ वैल्यूज़ दी हमको कुछ, जैसे यहाँ Cr3+ के लिए हमको दिया है 1.33, Cl- के लिए दिया है हमको 1.36, Mn2+ के लिए दिया है 1.51 और Cr के लिए दिया है हमको इतना, क्रोमियम के लिए -0.74। तो माइनस में जो वैल्यूज़ हैं उसमें हमारे पास क्या है, एक ही वैल्यू माइनस में ये, तो मतलब सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, क्रोमियम होगा, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको इसका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर भी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यूज़, तो Cr की वैल्यू सबसे माइनस में सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर उसके बाद इससे कम वैल्यू है 1.33, मतलब कि Cr3+, फिर इससे कम वैल्यू है अपनी Cl- की, ये 1.36, और सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी है प्लस में। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो अच्छा होगा, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट ये अच्छा होगा, तो माइनस में वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, कब, 1 मोल के लिए चाहिए Al2O3 के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, Al2O3 को कन्वर्ट किया जा रहा है इसमें Al3+ में, ठीक है, तो मतलब आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम को Al3+ में पहुँचाया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ 3 इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन को हम ले सकते हैं 3 फैराडे। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 3 फैराडे, ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा 3 फैराडे, तो ऑप्शन सी इज राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल। तो यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन दिया है उसमें कोस अचलांक के बारे में पूछा गया है, यानी सेल कांस्टेंट के बारे में। तो सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल में 4 ऑप्शन है, चेंजेस विद चेंज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर देंगे तो सेल कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, ऐसा बहुत सारा है। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला अगर आपको बताओ तो L/A, मतलब एरिया और लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। तो आंसर में ऐसा होना चाहिए कि जिसमें लेंथ और एरिया चेंज हो, अगर लेंथ और एरिया चेंज हो रहा है तो सेल कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ ऑप्शन में है तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम यहाँ ऑप्शन देखते हैं, पहला है चेंजेस विद चेंज इलेक्ट्रोलाइट, तो ये तो नहीं आने वाला है। बी ऑप्शन है हमारा चेंजेस विद चेंज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो कंसनट्रेशन का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद हमको दिया है चेंजेस विद टेम्परेचर, इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट है रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि इस इनमें ऑप्शंस में कहीं भी हमें लेंथ वगैरह दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दिया है वाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी जब हम चार्ज करेंगे तो क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा उसका थोड़ा सा उल्टा होता है, मतलब जो चीज़ एनोड पे होनी चाहिए वो कैथोड पे हो रही है, और जो चीज़ कैथोड पे होनी चाहिए वो एनोड पे होती है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजेशन जो है वो होना चाहिए एनोड पे, ठीक है, और रिडक्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए कैथोड पे, लेकिन यहाँ पे उल्टा है थोड़ा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो रिडक्शन है वो होगा एनोड पे, ठीक है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे हमको यहाँ रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, किसकी, चार्जिंग की, लेड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है, तो यहाँ है PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और लेड बन रहा है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है वो लेड पे होगी, और कन्वर्जन किस में होगा, PbSO4 से Pb में। तो ऐसा ऑप्शन हमको इन 4 में से कहीं दिख रहा है, तो PbSO4 कन्वर्ट हो रहा है Pb में, ये रहा ए और सी में दिया हुआ है, लेकिन सी में जो है कहाँ दिया, कैथोड पे है, ठीक है, और ऑक्सीडाइज दिया हुआ है, तो यहाँ होगा रिड्यूस कैसे पता चलेगा, तो हमें पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसमें देख सकते हैं कि PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और रिड्यूस हो रहा है, ठीक है।
तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होना चाहिए। एक बार और ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन भी है, लेकिन डी ऑप्शन में PbO2 दिया हुआ है तो वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो वो नहीं आएगा। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा ऑप्शन ए। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विच ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन विल अकर एट एनोड। तो ये जो हमको रिएक्शन दी हैं इन रिएक्शंस में से कौन सी जो है एनोड पे होगी। तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा एनोड, एनोड का मतलब क्या होता है, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इन रिएक्शन में से पहले तो पहचानो कि ऑक्सीडेशन किस किस का हो रहा है। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो यहाँ पे इन दोनों में तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा ही है, प्लस लिखा है, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसमें H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो ये दोनों में तो रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो गए। अब बचा बी और डी। एक बार बी और डी और देख लेते हैं। तो बी और डी के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 2H2 गिव्स O2 प्लस H प्लस फिर 4 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के अंदर बी और डी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, मतलब बी और डी दोनों में ऑक्सीडेशन तो दिख रहा है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन चुना जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इनकी ई सेल की वैल्यू। तो ई सेल की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू दी है माइनस में, ऑप्शन बी में माइनस में दी है। और माइनस वाला जो है देख पा रहे हैं बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। और यहाँ पे वैल्यू है प्लस में, तो प्लस वाला जो है वो हमको मिलेगा एनोड पे, ऑक्सीडेशन इसका ज़्यादा अच्छे से होगा। इसकी वैल्यू के बेस हम देख पा रहे हैं, मतलब ऑप्शन दोनों ही सही हैं, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो हमें डी सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू प्लस में है, ठीक है। बाकी ऑप्शन दोनों ही सही हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, ठीक है, बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। अगर हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन का, तो क्या देखने को मिलेगा ये चार ऑप्शंस में से। तो यहाँ ऑप्शन ए है कॉपर विल डिपोजिटेड कैथोड, एनोड दूसरे ऑप्शन में है एनोड पर डिपोजिट होगा, तीसरे ऑप्शन में है ऑक्सीजन एनोड पर रिलीज होगा, और ऑप्शन डी में है कॉपर जो है डिजोल्व हो जाएगा एनोड पे। तो इससे पहले हम देखते हैं इनकी रिएक्शन। तो जो CuSO4 है ये कन्वर्ट होगा किस में, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं हम लोग। जो Cu2 प्लस है ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। तो मेन जो चीज़ है ये है कि कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाएगा। तो Cu2 प्लस से Cu में गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, रिसीव किए, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो रिडक्शन होने वाला है, ठीक है। और रिडक्शन जो होता है वो हम देख चुके हैं कहाँ होता है, रिडक्शन होता है कैथोड पे, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होना चाहिए, कॉपर डिपॉजिट होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन जो है हमको देखने को मिल रहा है ए में, ऑप्शन ए में है हमारे पास ऐसा, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए आ सकता है, ठीक है। और ऑप्शन एक बार हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए तो सही है ही, ठीक है। अब अगला है हमारा अब ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब वाटर भी आने वाला है रिएक्शन में। तो अगर इसको हम आयनाइज करें तो 2H प्लस और इसमें से 2 O2 माइनस मिल जाएंगे, ठीक है, ये हमको मिलेगा। तो जब ये 2 O2 माइनस जो होंगे, 2 O2 में कन्वर्ट करेंगे तो O2 में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन दिख रहा है यहाँ पे इसका -2 है चार्ज, यहाँ पे 0 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखना चाहें तो जैसे O2 माइनस से अगर O2 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है -2 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया ना, -2 से 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे। इसका मतलब ये जो गैस है वो रिलीज़ होगी कहाँ पे, एनोड पे। तो ऐसा ऑप्शन भी अगर है, ठीक है, तो वो भी क्या है, सही है। तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं कहाँ है। तो ऑप्शन सी में दिख रहा है कि ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड एट एनोड। इसका मतलब हमारा ए और सी दोनों आंसर क्या हैं, सही हैं। तो ये ऑप्शन भी आएगा, मतलब कि ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन डिपेंड ऑन। तो जो मोलर चालकता है वो सॉल्यूशन की किस, आयनिक सॉल्यूशन की किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमको दिए हुए हैं टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड और सरफेस एरिया। तो ये जो ऑप्शन है, जैसा पहला ऑप्शन है ए,
तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो इस पर डिपेंड कर रही है। कंसंट्रेशन घटाएंगे सॉल्यूशन की तो वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब क्या हो रहा है कि इन दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं, सॉरी ये मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी अगर कंसंट्रेशन घटा देंगे तो, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये दोनों पे डिपेंड कर रही है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस और सरफेस एरिया से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन ए और सी दोनों यहाँ पे क्या होंगे, करेक्ट होंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक सेल के लिए दिया गया है, फॉर द गिवन सेल Mg2+U2+Co, ठीक है। तो इसके लिए हम ऑप्शन देखते हैं। तो अभी हमने कुछ पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसके अंदर हमने एक चीज़ देखी, क्या देखा हमने, जैसे मैंने बताया था ये जो सेल दिया है, सेल का जो राइट साइड वाला जो पार्ट है, आर से याद रखना है, राइट रिडक्शन, ठीक है। यानी राइट साइड वाला जो पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और अब हमने देखा कि रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है। कहाँ होता है, कैथोड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लास्ट में हमको जो पार्ट दिया गया है, ठीक है, ये जो पार्ट दिया है हमको लास्ट कॉपर वाला, तो ये यहाँ पे क्या है, रिडक्शन हो रहा है और कैथोड है। तो पहला ऑप्शन है Mg कैथोड, ये तो गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा। बी है Cu इज कैथोड, तो ये तो सही है, बी ऑप्शन सी है। द सेल रिएक्शन, ठीक है, सेल रिएक्शन दिए यहाँ पे Mg से Mg2+ मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये कहाँ पे, यहाँ एनोड, सही बात है। और Cu से क्या आ रहा है, Cu+ से Cu आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, दो कम हो गया, दो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो गया, ठीक है। और ये कैथोड पे है, इसका मतलब ये भी सही है, तो ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी में क्या दिया है, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, गलत बात है। अगर यहाँ Cu2+ होता तो ये सही होता, देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब करवाया किसने होगा, इस Cu2+ ने करवाया होगा। अगर ये कॉपर यहाँ होता तो ऑप्शन डी सही हो जाता, ठीक है। तो अभी ये ऑप्शन गलत है, डी वाला। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो बी और सी आएगा, आप इसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारे चैप्टर 2 के जो डीओ के एमसीक्यूज थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टाइप जब हम मिलेंगे तो हम चैप्टर 3 के एमसीक्यूज लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।